अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इस वीडियो के अंदर आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड एक्सरसाइज 1.6 मिल जाएगी। कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो के अंदर मौजूद है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। डेसिमल फ्रिक्शन, देखें फ्रिक्शन से मुराद होता है कोई भी दो नंबर अगर डिवीजन फॉर्म में मौजूद है उसको फ्रिक्शन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/2 मीन्स क्या होता है 1.5, जो आप डिवीजन मेथड से उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये 3 आ गया, ये 2 आ गया हमारे पास, तो 2 के टेबल में 3 जो तो वो तो नहीं आता, 2 आता है, और 2 कितनी टाइम्स आता है 1 टाइम्स आता है, और यहाँ आ जाएगा 1। अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट डालकर यहाँ पर हम 0 ले लेंगे। और 10 कितनी टाइम्स आता है 5 टाइम्स आता है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 1.5। कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, इस तरह से डिवीजन मेथड से भी आप देख सकते हैं इसको। तो ये जो है 3/2 मीन्स क्या होता है 1.5। डेसिमल फ्रिक्शंस की कुछ टाइप्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन से मुराद क्या होता है, कोई भी दो नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 को आपने 2 से डिवाइड करा 0.5 आ गया, जिस तरह से 3/2 था। 5 को 2 से डिवाइड करा 2.5 आ गया। लेकिन एक हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रिक्शन भी होते हैं। इससे मुराद क्या होता है, फॉर एग्जांपल 1 को आप 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया। अच्छा, 3 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हम यहाँ पे पॉइंट डालकर 0 ले लेंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। और 10 से छोटा 9 है जो 3 के टेबल में आता है, 3 टाइम्स आता है, तो फिर नीचे 1 आ जाएगा, पॉइंट तो आपने लिया हुआ है, फिर 0 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 टाइम्स दोबारा हमारे पास 3 आ जाएगा, फिर हमारे पास नीचे 1 आ रहा है। तो ये ऐसी चलता चला जाएगा और आंसर क्या आता चला जाएगा 0.333333 सो ऑन चलता चला जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 9/11 है। इसको अगर हम देखें तो इसका भी आंसर पॉइंट के बाद जो आ रहा है वो सेम नंबर आ रहे हैं, मतलब 818181। रिकरिंग का मतलब होता है सेम, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, उसको रिकरिंग कहा जाता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रिक्शन कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद ये है हमारे पास के ये चलते चले जाते हैं, इसका एंड नहीं होता। लेकिन इससे पहले वाली अगर हम डिवीजन देखें तो उसमें क्या होता था, हमारे पास ये नीचे 0 आ जाया करता। इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रिक्शन से मुराद हमारे पास क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 को आपने 7 से डिवाइड करा तो 0.1428, मतलब रिपीट नहीं हो रहे हैं नंबर, बिल्कुल अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रिक्शन। इसी तरह से 2 को 7 से डिवाइड करा हमने 0.8257, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे की जानिब चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, दो टाइप्स हैं इसकी, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर मज़ीद दो तरह के होते हैं हमारे पास, दो टाइप्स हैं इसकी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन जो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रिक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 जिसका आंसर 0.5 आ रहा था, और 1/4 0.25, यानी कि 5 पे ख़त्म हो गया, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग सॉल्व होते चले जाते हैं, जैसे कि 9/11 और 1/3। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रिक्शन होते हैं हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/√3 तो 0.577, तो इसमें नंबर जो हैं वो एक ही पैटर्न से बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। और इसी तरह से √3 की भी आप एग्जांपल इधर ले सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई 5 क्या है, 5 कौन सा नंबर है, तो देखें 5 से मुराद क्या है, 5 के नीचे आप 1 सपोज कर सकते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है, 5 इज़ द रैशनल, 8 9 कोई भी नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर हमारे पास कहलाता है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं।
हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है रैशनल नंबर कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं, और सबको जो है ईच सेपरेट उसका कॉलम भी हमें बनाना है रैशनल और इर्रेशनल नंबर का। अच्छा, 1/5 से मुराद हमारे पास क्या होता है, डिवाइड करवा देते हैं, 1 को 5 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.2। कैलकुलेटर की मदद से भी करवा सकते हैं और आप डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। √2 डिवाइड बाई 8 हमारे पास क्या होता है 0.17677। इसी तरह से 5/√6 2.04124। इसी तरह से 2 डिवाइड बाई 8 0.25। 1 डिवाइड बाई √3 ये हमारे पास आ जाएगा 0.5773। √2 1.41421। 0 को तो हम नहीं कर सकते। पाई जो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.1415 होती है। √5 2.23606। कैलकुलेटर पे इजीली निकाल सकते हैं ये सारी वैल्यू आप। 22 डिवाइड बाई 3 7.33। और 1 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली है, 1 से पाई की वैल्यू डिवाइड करवाएंगे तो ये आंसर आएगा। 11 डिवाइड बाई 12 0.9166 है। अच्छा, अब हमें क्या बताना था कि इसमें से रैशनल नंबर कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। देखें, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। देखें, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह से 0 भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग देख लेते हैं, यानी कि जिसमें रिपीट हो रहे हों एक ही नंबर एक ही सीक्वेंस से। तो ये हमारे पास जो 5 नंबर आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें मैंने टिक लगाया है, ये सब के सब क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। और इसके अलावा सब क्या हो जाएंगे, हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। ये भी इर्रेशनल नंबर है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह से ये भी पाई भी, √5 भी और 1/पाई भी। तो इसके सेपरेट कॉलम बना लेते हैं हम। 1 डिवाइड बाई 5, ठीक है जी। तो हमने जिस पे टिक लगाया था वो सारे रैशनल नंबर में लिख दिए हैं। 2/√8 22 डिवाइड बाई 3 और 11/12। और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं, इसके अलावा जितने भी बचे हैं वो हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर और बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। 5 डिवाइड बाई 8 0.625। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 4 डिवाइड बाई 18, ये हमारे पास 4 डिवाइड बाई 18 मीन 0.22। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसमें डॉट आ जाएं, यानी कि सो ऑन जो चलता चला जा रहा है, जो सॉल्व पूरा नहीं हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। अच्छा, 1 डिवाइड बाई 15, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह से 49 डिवाइड बाई 8, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह से 207 डिवाइड बाई 15, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और इसी तरह से 50 डिवाइड बाई 76, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रैशनल नंबर्स को नंबर ऑफ लाइन में रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 8/10। 8/10 का मतलब होता है हमारे पास 0.8। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करा है, ये लाइन बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखें, बीच में सेंटर में हमने 0 ले लिया और फिर मैंने 0.2 यानी कि 1 के गैप से 0.4। अगर आप चाहें तो इसके बीच में एक और लाइन बना सकते हैं जो 0.1 होगा, ठीक है। फिर हमारे पास 0.2, इसी तरह से 0.3 और 0.4 के बाद हमारे पास 0.5, 0.6, 0.7 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। ये आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव में चला सकते हैं, डिपेंड करता है वो सवाल आपको किस तरह से देता है। 8 डिवाइड बाई 10 का मतलब होता है 0.8 और 0.8 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ लिख के भी बता देते हैं 8/10 0.8 के इक्वल हमारे पास होता है। इसी तरह से यही नंबर हमें नेगेटिव फॉर्म में दे दिया गया है, तो नेगेटिव फॉर्म में ये नंबर आपको यहाँ नज़र आ रहा है। देखिए, ये लाइन बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको वो ऊपर 50 नंबर दे देते, या फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं ऊपर 5 दे देता, तो आप कुछ नहीं करते, बीच में 0 ले लें, ठीक है। फिर एक लाइन ले लें 1 2 3 4 5। तो
तो इसी तरह से आगे जाते चले जाएं। ये आपका नंबर हो गया जो आपको उसने बोला है 5, ठीक है। अगर वो 50 बोल देता तो आप 10, 20, 30 डिपेंड करता है कि वो किस तरह का हमें नंबर दे रहा है, उसी हिसाब से हम ये लाइन बना सकते हैं। और इसको चाहें तो आप फ्रिक्शन फॉर्म में भी बना सकते हैं। मतलब क्या है हमारे पास, जैसे 0.1 का मतलब क्या होता है 1/10, ठीक है। इसी तरह से 0.2 का मतलब होता है 2/10, ठीक है। और 0.3 का मतलब होता है 3/10। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। सबसे पहले तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई अगर आप 4 1 उसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 5। 5/4 से मुराद क्या होता है 1.25। तो यहाँ पे देखते हैं, देखें 1 तो आपके पास ये रहा और 1.2 ये रहा, और अगर इसके सेंटर में लाइन खींच दें तो वो 1.3 होगा, ऐसा ही है, ठीक है। तो 1.3 से पहले पहले ये पॉइंट हमारे पास होगा, तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है और बता भी देते हैं। अच्छा, यही नंबर नेगेटिव फॉर्म में मौजूद है, तो नेगेटिव पार्ट की तरफ जानिब आ जाएँ तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बीच ये जो हमारे पास है 1.3 है, ठीक है, -1.3, तो इससे पहले पहले ये पॉइंट है। तो इस तरह से क्या कर देंगे हम 5 की जानिब आ जाते हैं। 2 को 3 से डिवाइड करवाएंगे 0.66 आएगा, तो 0.66 यहाँ मौजूद है और इसके सेंटर में देखा जाए तो 0.7 है, तो 0.7 से पहले होगा ये, तो यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से नेगेटिव वाले को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसके बीच में जो मौजूद है वो 0.7 मौजूद है माइनस, ठीक है। इससे पहले पहले ये नंबर हमारे पास होगा, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। क्या 1 और 2 के दरमियान आप लिस्ट बना सकते हैं रैशनल नंबर की? जी हाँ। 12 डिवाइड बाई 10, 13 डिवाइड बाई 10, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। और इधर 11/10 भी आप ले सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। मैंने काफ़ी हद तक तो लिस्ट बना दी है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 18/10 ले सकते हैं, फिर 19/10 भी ले सकते हैं। तो 11/10 का मतलब क्या होता है 1.1, ठीक है। और 12/10 का मतलब होता है 1.2। तो ये सारे हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं जो 1 और 2 के दरमियान में आ रहे हैं। गिव अ रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। देखें पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि कांस्टेंट होती है, और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रिक्शन होता है, और पाई की वैल्यू ये हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पे मौजूद भी है। अच्छा जी, यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट सही लगे उस पर टिक का निशान लगा दीजिए, और अगर रॉन्ग लगता है तो उस पर क्रॉस का निशान लगा दीजिएगा। 5/7 क्या इर्रेशनल नंबर है? ये तो हमें डिवीजन करके पता चलेगा। तो 5/7 ये आएगा, 5 को जब 7 से डिवाइड करवाएंगे, और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रिक्शन है। जी हाँ, ये इर्रेशनल नंबर है। पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये तो ऊपर भी बात कर चुके हैं कि पाई जो क्यों इर्रेशनल नंबर होता है, तो ये रैशनल नंबर ही होता है हमारे पास, इर्रेशनल नंबर होता है क्योंकि पाई की वैल्यू 3.1415 होती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, 0.31591 क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रिक्शन है? जी हाँ, ऐसा ही है, तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट है। 4 जो है क्या 0.123 एक एग्ज़ाम्पल है रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रिक्शन की? नहीं, क्योंकि रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रिक्शन हमारे पास वो होता है जिसमें नंबर क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो सेम इंटरवल से। 1/3, 2/3, 1/3 से मुराद 0.33 है और 2/3 से मुराद 0.66 है। क्या ये दोनों नंबर 0 और 1 के दरमियान आते हैं? जी हाँ, ये दोनों नंबर 0 और 1 के दरमियान आते हैं, 1/3 भी और 2/3 भी। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है। 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। तो हमें देखना पड़ेगा इसकी डिवीजन में वैल्यू क्या आ रही है। डिवीजन में वैल्यू आ रही है 0.57735। तो ये इर्रेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और ये वाला भी स्टेटमेंट क्या था इसका। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं, याद रखें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। दो चीज़ें, फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि ए और बी हमारे पास हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा 2, 3 नहीं, याद रखिएगा 2। अगर दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो उसको कहा जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। और दूसरी जानिब जो हैं वो यानी कि a + b है, दूसरी जानिब
बी प्लस ए हो गया है तो उसको कहा जाएगा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसी तरह से यही चीज़ आप मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से मुराद क्या है, ए बी ए। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी होता है कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया आपने और बी इंटरसेक्शन ए निकाल लिया, यानी कि दो सेट्स हैं इसके अंदर, दो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि दो सेट जो हैं उनके दरमियान अब इंटरसेक्शन निकाल रहे हो और पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाला है फिर बी इंटरसेक्शन ए निकाल लिया है, तो ये दोनों कहलाएंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम दो की बजाय तीन सेट के दरमियान या तीन वैल्यूज़ के दरमियान ये काम कर रहे हों, लेकिन सारा क्या हो, एडिशन हो, तो उसको कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन होता है हमारे पास। तो देख लें सब जगह पे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे दो मौजूद थे, ए और बी मौजूद था, यहाँ पे सी भी आ गया, ये इसके अंदर सिर्फ फ़र्क है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसमें भी तीन सेट मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन भी होता है और एडिशन भी होता है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन है, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ भी कहा जा सकता है, यानी कि ए इस तरफ वो मौजूद है, ठीक है जी, और बी प्लस सी इधर मौजूद है, तो बी प्लस सी हमारे पास किस साइड पे मौजूद है, राइट साइड पे मौजूद है, और ए किस साइड पे मौजूद है, हमारे लेफ्ट साइड पे मौजूद है। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरफ होगी तो उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन राइट पर मौजूद होगी तो उसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाएगा। ये जहन में बिठा लीजिएगा। इसी तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन, यूनियन पहले आ रहा है तो यूनियन अवर इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन पहले आएगा तो इंटरसेक्शन अवर यूनियन हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, आपको कहा जाएगा भाई 3 का एडिटिव इन्वर्स बताओ, तो सिंपल सा -3 है। इसी तरह से ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -a होता है, और -a का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, a होता है। देखें एडिटिव इन्वर्स में एक बात आप और जहन में रख सकते हैं कि कोई भी किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स वो होता है कि आप जब उन दोनों को ऐड करो तो 0 बन जाए। फॉर एग्जांपल आपने ए का, मैं पूछूं भाई एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो -a होगा, क्योंकि दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से 6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -6, और -6 का क्या होगा, +6। -3 का क्या होगा, +3, +3 का क्या होगा, -3। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि कोई भी एक नंबर है, मैं बोलूं भाई इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो सिंपल सी लॉजिक जहन में रखें, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 आ जाए। जैसे कि 3 का क्या होगा, 1/3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 1। ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/a का क्या होगा, a होगा, यानी कि उसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1/5, -6 का रेसिप्रोकल 1/-6, 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/6, क्योंकि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाता है। एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ बतानी है, यानी कि हमें ये बताना है कि कौन सा लॉ यहाँ पे लग रहा है, कम्यूटेटिव लॉ लग रहा है, या हमारे पास एसोसिएटिव लग रहा है, या डिस्ट्रीब्यूटिव लग रहा है, या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की फॉर्म लग रही है, या एडिटिव इन्वर्स की लग रही है। अब यहाँ पर देखें 1/2 + 2/3, अब यहाँ पर ये घुमा कर लिख दिया 2/3 + 1/2, तो उसको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन यहाँ पे लग रहा है हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबके दरमियान एडिशन मौजूद है। पहले तो ये आप क्लियर कर लीजिए, सबके दरमियान एडिशन मौजूद है, और ये 3 वैल्यूज़ हैं, और 3 वैल्यूज़ जब हमारे पास होती हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ लगती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन हमारे पास यहाँ पे लग रही है। एडिशन इसलिए आया क्योंकि सब जगह पे प्लस मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मौजूद है और यहाँ पर क्या है, एडिशन मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ लग रही है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ लेफ़्ट साइड की लग रही है क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ रहा है। अगर यही मल्टीप्लिकेशन इस तरफ होता तो राइट साइड की लगती। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बिल्कुल उसी तरह से वैल्यू मौजूद है, प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, लेकिन वैल्यू जो है वो दूसरी राइट साइड पे मौजूद है। राइट साइड पे मौजूद होगी तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन होगा। जो मैंने शुरू में प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं वो जहन में बिठा लेनी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे।
अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें बिल्कुल एडिशंस के रूल्स के तहत लिखा हुआ है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इससे प्लस की जगह पे माइनस है, तो जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आ रहा था तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, यानी कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास देखें D/C मल्टीप्लाई बाई EF, इसी वैल्यू को उलट करके लिख दिया और दो वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, तीन वैल्यूज़ मौजूद हैं और तीनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव हो जाएगा। देखें याद रखें, अगर दो वैल्यूज़ हैं, फंक्शंस एक हैं तो कॉम्यूटेटिव, तीन वैल्यूज़ हैं, फंक्शन एक हैं तो एसोसिएटिव, तीन वैल्यूज़ हैं और प्लस भी है और माइनस भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, माइनस भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखें 2/11 का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है 11/2, इसका मतलब ये कैंसिल आउट, आंसर 1 आ जाएगा। या 11/2 का क्या है, 2/11, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, 3/5 का वैल्यू लिखी हुई है माइनस फॉर्म में, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करोगे आंसर 0 आएगा। और जैसे ये हमारे पास क्या लाएगा, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स से मुराद क्या होता है, वो वैल्यू बिल्कुल अपोजिट होती है, यानी कि -b की एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +b। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -3/5, तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 0 भी आ जाता है। तो ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या है कि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, और साथ में हमारे पास क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो b से b कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, तो 1 आ जाएगा। और दो वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करें और 1 हमारे पास आ रहा हो और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस है, और मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू है ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी हमारे पास। अगर यहाँ पे प्लस होता तो एडिशन, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन की। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के रेसिप्रोकल, √2 का रेसिप्रोकल 3/√2 है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स। देखिए रेडिकेंड क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, छोटे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। आपने इस तरह से रूट के अंदर वैल्यू देखी होंगी, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, और यहाँ पे अगर 3 आ जाए तो क्यूब रूट है। इसी तरह से ये 4 रूट हो जाएगा और इसी तरह से ये 5 रूट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें a मौजूद है, इसमें 7 मौजूद है, इसमें 8 मौजूद है और इसमें 2 मौजूद है, या ऐसा कर लें 3 मौजूद है। तो ये जो रूट के अंदर वैल्यू होती है इसको कहा जाता है बेटा रेडिकेंड। तो इसमें रेडिकेंड क्या है, 3, इसमें रेडिकेंड क्या है, 8, इसमें रेडिकेंड क्या है, 7, और इसमें रेडिकेंड क्या है, a। और ये जो यहाँ पर वैल्यू होती हैं जैसे कि 3, दैट इज़ इंडेक्स, 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 और इसका इंडेक्स तो है नहीं तो इसका 2 होता है, तो इसका इंडेक्स क्या बनेगा, 2 बनेगा। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे दिया है √5। तो अब क्या किया जाए, तो रेडिकेंड क्या हो जाएगा 5 और इंडेक्स क्या हो जाएगा बेटा 3। सिंपल सा आपको ये बताना है, MCQs के लिहाज से इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसी तरह से यहाँ पर है हमारे पास 4√x/y, तो रेडिकेंड हो जाएगा x/y और इंडेक्स हो जाएगा 4। इसी तरह से इस सवाल में भी है, तो रेडिकेंड हो जाएगा x² yz और इंडेक्स हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पता हो। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल दे दिया है
√3/4। तो रूट का मतलब आपको पता होना चाहिए, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो ये जो 1/2 है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। तो रूट हटता है तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, सिंपल सा। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे इसको, ये रूट फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह से यहाँ पे भी रूट मौजूद है, स्क्वायर रूट। तो रूट हटता है तो वही हमारे पास स्क्वायर रूट हटता है तो 1/2 आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, इस 5 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 से। जब 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 5/2। तो 5 कैसे बना, ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 5, और ये क्या हो जाएगा 5/2। याद रखें पावर पे पावर होती है तो वहाँ मल्टीप्लाई करवाना होता है, ये एक रूल है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। यहाँ पर स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है, यहाँ पे क्यूब रूट मौजूद है। तो क्यूब की जगह पे क्या आएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और -5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा -5/3। एक बात याद रखें कि मैथ के अंदर नेगेटिव पावर नहीं लिखी जाती हैं। अब ये नेगेटिव पावर मौजूद है, इसको आपको करना है पॉजिटिव। तो उसका तरीक़ेकार कुछ इस तरीके से होता है कि इस x को ऊपर ले जाएंगे, y को नीचे ले आएंगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे। और जब हम किसी वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। याद रखिएगा ये बात। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को ऊपर लिख देंगे, y को नीचे, और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसा किया क्यों है, क्योंकि नेगेटिव पावर नहीं लिखी जाती है मैथ के अंदर, पॉजिटिव पावर में शो किया जाता है, ये इसका रीज़न है। वैसे हमारा काम तो यहाँ पे हो चुका है, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाएगा। तो नेगेटिव में एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं लिखी जाती, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है वैल्यू को रेसिप्रोकल करके। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी क्यूब रूट मौजूद है तो इस पर 1/3 आ जाएगा, और पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 7 को 1 से मल्टीप्लाई तो 7 1 सा 7 हो जाएगा। तो इसी तरह से 7/3 इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 9 रूट मौजूद है तो 27 की पावर क्या हो जाएगी 1/9। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी पावर क्या मौजूद है, 3 मौजूद है, तो इसका मतलब 1/3 हो जाएगी, यानी कि क्यूब रूट मौजूद था। और पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2/3 हो जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पे भी माइनस है। देखिए यहाँ पे अंदर वाली वैल्यू के साथ माइनस है, यानी कि रेडिकेंड के साथ माइनस है। मैंने आपको सिखाया है इंडेक्स के साथ अगर माइनस होगा या पावर के साथ अगर माइनस होगा तो वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, इसको भी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लेकर आना है। तो क्या करें, क्यूब रूट लिख देंगे, ठीक है, यानी कि 1/3, और m 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा m/3। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। इसमें क्या है, हमारे पास 5 रूट मौजूद है तो पावर क्या आ जाएगी 1/5, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में डबल रूट मौजूद है, यानी कि आपको यहाँ पर एक तो ये है क्यूब रूट है, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट की जगह पे क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये 1/3 आ गया बेटा। और रूट स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2। दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, तो 1/6 इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन चुकी है। मज़ीद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना था हमें एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, यहाँ रेडिकल की फॉर्म में करना है, ठीक है, यानी कि रूट्स की फॉर्म में हमें लिखना है। अब जैसे 1/7 मौजूद है तो 1/7 को आपको वापस रूट के अंदर लाना है, और 1/7 का मतलब क्या होता है 7 रूट, ठीक है। सिंपल सा इस फॉर्म के अंदर आपको लेकर आना है। इसी तरह से a/b की पावर -2 है तो सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार देंगे तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास क्यूब रूट, यानी कि रूट आ जाएगा 1/3 की जगह पे क्या आ जाएगा क्यूब रूट। अब फिर वही बात कि पावर नेगेटिव के अंदर मौजूद है तो b को आप कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में पहले क्यूब मौजूद है और फिर उसकी पावर 5/7 मौजूद है। सबसे पहले आप क्या करें, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 15/7,
और 15 को साइड में अगर हम लिख दें, मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, 15 को साइड में लिख देते हैं। अब पावर बन गई है 15/7। अब जब पावर 15/7 बन गई है तो देखें 15 को अगर हम हटा दें तो ऊपर 1 बचेगा। 1/7 किसके बराबर होता है, 7 रूट के। 15 अपनी जगह पर रह जाएगा, देखें 15 अपनी जगह पे रह गया। और ये जो 1/7 था, मतलब अगर हम 15 को हटा देते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 15 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो 15 अपनी जगह पे रहा और 1/7 की जगह पे क्या आ गया, आपका 7 रूट आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पावर नेगेटिव फॉर्म में है। ठीक है, हमने क्या करा, अंदर जो वैल्यूज़ थी उनको क्या कर दिया, घुमा दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है। अब m को अगर आप हटा दें, मतलब ये है कि ये जो m है इसको हम कुछ इस तरीके से सपोज कर लेते हैं, ये m है और ये इसकी पावर है 1/2। ठीक है, तो m अपनी जगह पे रहेगा, 1/2 की जगह पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखते नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर रूट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब यहाँ पे 1/5 मौजूद है तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसके ऊपर 5 रूट आ जाएगा। तो ये हमने सारे सवाल को रेडिकल की फॉर्म में लिख लिया। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को हम क्लियर करते हैं। एक्सपोनेंट से मुराद पावर्स होती हैं, उसके लॉज को हम डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। देखिए याद रखें, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। यहाँ पर देखें आपको a की पावर x, a की पावर y नज़र आ रही है। तो जब बेसिस सेम हो, बेस क्या होती हैं पहले हम ये क्लियर करते हैं। देखें फॉर एग्जांपल ये a है और a की पावर 4 है, तो ये जो होती है इसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है 4 को, और पावर भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसको कहेंगे हम पावर, 4 को क्या कहेंगे, पावर। और ये जो a है इसको कहा जाता है बेस। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब बेसिस सेम होती हैं तो इसकी भी बेस सेम है a, इसकी भी बेस सेम है a, तो सिंपल सा पावर्स को ऐड कर लेते हैं तो x + y हो जाएगा। जहन में बिठा लें, रिपीट कर लें मेरे साथ। बेसिस जब सेम होती हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 की पावर 2, 3 की पावर 5, तो 2 + 5, 3 की पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसी तरह से a/b की पावर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर क्या होती है, 1 होती है। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है, याद रखिएगा। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1 होती। तो 1 + 9 क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। लॉ ऑफ पावर रूल। पावर रूल हमारे पास क्या होता है, अगर पावर पर पावर आ जाए, जैसे कि x की पावर y, तो याद रखें पावर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा देंगे। सिंपल सा, पावर के ऊपर पावर आ रही है तो मल्टीप्लाई करा देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 की पावर 2 और फिर उसकी पावर क्या है 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसी तरह से देखें 8/5 की पावर 9 और फिर उसकी पावर क्या है 3, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 27। तो पावर पर पावर होती है, मेरे साथ रिपीट कर लें, पावर पर पावर होती है तो दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये पावर रूल कहलाता है। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर क्या हो आपके पास 2 वैल्यूज़ हों और उसके ऊपर पावर हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, प्रोडक्ट्स हों, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो रूल ये है कि दोनों के ऊपर पावर आप अलग अलग करके लिख देंगे। यानी कि जो n पावर है वो a पे भी आ जाएगी, b पे भी आ जाएगी, एज इट इज़। फॉर एग्जाम्पल x y की पावर 3 है तो x की पावर भी 3 है और y की पावर भी क्या कहलाएगी, 3 ही कहलाएगी। इसी तरह से 8/7 9/11 की पावर 5 है तो इसके ऊपर पावर अलग लिख देंगे 8/7 पर, और 9/11 पे पावर अलग लिख देंगे। लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट। अगर 2 वैल्यू डिवीजन की फॉर्म के अंदर हैं, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन था, क्वोशिएंट मतलब
डिवीजन है, डिवीजन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, दोनों पे पावर अलग अलग लिख देनी है। जैसे ये मल्टीप्लाई का था, मल्टीप्लाई में थी पावर n थी, तो आपने क्या करा, दोनों पे अलग अलग लिख दिया। इसी तरह से अगर डिवीजन के अंदर भी है तो आपको यही करना है। फॉर एग्जाम्पल 5/8 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 अलग हो जाएगी, 8 की पावर 3 अलग हो जाएगी। लॉ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पावर, अगर आपके पास क्या है, याद रखें इस लॉ को ज़हन में रखना है, 1 को ना, अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और बेसिस सेम हो तो पावर ऐड कर लेते हैं। यही बात यहाँ बोलूँगा थोड़ी सी चेंज करके, अगर दो वैल्यूज़ डिवीजन फॉर्म के अंदर हों और बेसिस सेम हो तो पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, a की पावर m, a की पावर n, तो बेसिस सेम है तो पावर्स को माइनस कर दिया जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 7, 5 की पावर 2, तो 7 माइनस 2 किसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये 5 रूल्स को जहन में बिठा लें, रिपीट कर लें मेरे साथ एक दफ़ा। जब बेसिस सेम होती हैं, जब बेसिस सेम होती हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। पावर पर पावर आ जाए तो पावर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में हो, उसके ऊपर पावर हो तो दोनों के साथ पावर लिख देते हैं। दो वैल्यूज़ डिवीजन के अंदर हों और उसके ऊपर पावर हो तो दोनों के ऊपर पावर लिख देते हैं। दो वैल्यूज़ अगर डिवीजन फॉर्म में हों, बेसिस सेम हो, तो पावर को ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये लॉ हैं, इनको जहन में बिठा लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर आज आपने क्लियर कर लिए तो मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आपको मसला नहीं होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई करना है हमें सिंपल सा। अभी मैंने आपको रूल बताया है, बेसिस सेम है तो यहाँ पे आप देखें बेसिस सेम है, 3/3 की पावर 5/2 और इसकी पावर क्या है, 2 है। तो क्या कर देंगे हम, 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 किसके बराबर होता है, 3 की पावर 3 के। और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो ये आ जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है। अच्छा, आपको पता है 10 को हम मज़ीद ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में। तो हमने 10 को मज़ीद ब्रेक कर दिया है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में। अब ये बात हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो वैल्यूज़ हों और उसके ऊपर क्या हो, पावर हो, तो और मल्टीप्लिकेशन के अंदर फॉर्म में हो वो, तो क्या कर देते हैं, 2 की पावर 2 अलग हो जाएगी और 5 की पावर 2 अलग हो जाएगी। अब यहाँ पे बेसिस सेम है, 2 और 4, 2 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, और 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2, दोनों की बेसिस क्या है, सेम है। तो ये हो जाएगा 2 4 माइनस 2 की पावर 4 माइनस 2 और 5 की पावर 3 माइनस 2। 4 में से 2 माइनस होंगे, 2 की पावर 2, 5 में से 3, 5 की पावर 3 में से 2 माइनस होंगे तो 1 आ जाएगा। पावर 1 हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर 2 हो तो 2 टाइम्स लिख देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा 20। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेसिस क्या है सर, ये थोड़ी वैल्यूज़ प्लस लिखा हुआ है। देखें यहाँ पे आप बेस सपोज करोगे a प्लस बी को, और नीचे बेस क्या है, a प्लस बी, तो बेसिस सेम है तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बेस क्या है, c प्लस डी पावर 3, c प्लस डी पावर 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 और 3 माइनस 2, पावर 1, तो पावर 1 लिखते ही नहीं है। आगे की जानिब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है। बेसिस सेम होती हैं तो सिंपल सा क्या कर दिया जाता है, पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी बेसिस सेम है, बेसिस सेम होती हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, 5 प्लस 2 हो जाएगा, और 5 प्लस 2 क्या होता है, 7 होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी बेसिस सेम है, 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और वो ये कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखें अगर नेगेटिव की पावर क्या हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर से मुराद क्या है, 2, ठीक है, 4, 6, 8, इवन नंबर हो तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप ये रूल बना लें, आंख बंद करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं, यानी कि आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। उसका रीज़न ये है, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये -2 है, ठीक है, और -2 की पावर 2,
इसका आंसर आप कैलकुलेटर में निकाल लें या सॉल्व कर लें, और -2 है और -2 की पावर 3, इसको भी आप ज़रा कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें या जहन में सॉल्व कर लें। -2 का मतलब क्या होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4। इसी तरह से -2 की पावर 3 का मतलब क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, लेकिन साइन कितने हैं, 3 है माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो बात क्या समझ में आई, अगर पावर क्या हो, याद रख लें, अगर पावर क्या हो, इवन हो तो आंसर आपको पॉजिटिव आता है, और ऑड हो तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर आ गया, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि माइनस की पावर अगर इवन होगी ना तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ऑड होगी तो नेगेटिव ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में उसके ऊपर पावर है, तो दोनों के ऊपर पावर क्या लिख देता हूँ, अलग लिख देता हूँ, इसकी भी पावर 3, इसकी भी पावर, पावर पे पावर आ जाती है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेगेटिव की पावर क्या है हमारे पास, ओड है, तो ये क्या रहेगा, -3 की पावर 3 रहेगी। अगर इवन होती तो यहाँ पे हम सिंपल सा माइनस नहीं लिखते, पावर पे पावर है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 6 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अच्छा दो वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर पावर है, तो आप सबसे पहले क्या करें, 3 की पावर 3 अलग लिख दें, और -4 की पावर 2 की पावर 3 अलग लिख दें। अच्छा जी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 6 आ जाएगा। पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, अगर हमारे पास क्या है, नेगेटिव की पावर क्या है, इवन है, तो आंसर पॉजिटिव होता है, तो सिंपल सा 4 की पावर 6 आप लिख देंगे। आगे की जानिब चलते हैं और अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पे भी क्या है, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लिया जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, 5 + 4 9 हो जाएगी। और नेगेटिव की पावर अगर ओड होती है तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। तो आपने माइनस साइन अलग लिख देना है, 9 की और a की पावर 9, b की पावर 9 और c की पावर 9 अलग करके लिख सकते हैं। बेसिस सेम होती हैं तो सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2 + 3 + 5 ये हो जाएगा 10। और नेगेटिव की पावर अगर क्या हो, इवन हो, तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अच्छा यहाँ पर देख लें, यहाँ पे आपको बेस m, तो इसकी पावर क्या है, इस m की पावर क्या है 1, और इस m की पावर क्या है 5, तो 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से n 2 + 3 और t 4 + 7, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है, 1 + 5 2 + 3 4 + 7, तो ये m की पावर 6, n की पावर 5, t की पावर 11 इसी तरह से आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास a की पावर 2 है, 3 है और क्या है 4 है, तो 2 + 3 + 4, और 5 की पावर क्या है, c की पावर 5 + 3 और b की पावर 2 + 4, तो ये सब ऐड होकर a की पावर 9, b की पावर 6 और c की पावर 8 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। यहाँ पे हमें लॉ को यूज़ करते हुए, इससे पहले भी हमने लॉ ही यूज़ करे हैं, लॉ को यूज़ करते हुए सवाल को सिंप्लीफाई करना है, वही लॉ जो हम स्टार्टिंग में एक्सरसाइज के पढ़ चुके हैं। पावर पर पावर आ गई है तो क्या किया जाए, पावर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। पावर पे पावर आ गई है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहला रूल तो आपने मल्टीप्लाई का लगा दिया। अब दो वैल्यूज़ के ऊपर 15 मौजूद है तो इसका मतलब दोनों पे अलग अलग लिख देंगे। पावर पे पावर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10, और नेगेटिव की पावर अगर माइनस होती है तो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि माइनस ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, दो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर पावर है तो दोनों पे अलग अलग करके पावर लिख देते हैं। -3 की पावर 3 की पावर 3 अलग लिख दी, -4 की पावर 2 की पावर 3 अलग लिख दी। पावर पे पावर आ गई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6। अच्छा नेगेटिव की पावर क्या है, 9 है, यानी कि ऑड नंबर है तो एज इट इज़ ऐसी रहेगा। लेकिन अगर आप इसको देखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मज़ीद आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, -3 की पावर 9, ठीक है जी, और -4 की पावर है तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 की पावर आप क्या लिख सकते हैं, 6 से लिख सकते हैं। इस तरह से भी आगे चल के लिख सकते हैं आप।
क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। अब फिर पावर पे पावर आ गई है तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर की पावर 3 अलग हो जाएगी और 5 की पावर 3 अलग हो जाएगी। पावर पर पावर है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, बी की पावर 6, 5 की पावर 3 आ गया। फिर पावर पे पावर आ गई हैं तो पहले पावर रूल लग जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 हो जाएगा, -4 के ऊपर 6 अलग लिख सकते हैं और 9 पे 6 अलग लिख सकते हैं। -4 की पावर 6 पॉजिटिव 4 हो जाएगा क्योंकि पावर जो है वो इवन है। इसी तरह से 9 की पावर 6 आ जाएगी। यहाँ पे अब 3 पावर आ गई हैं तो पहले आप 2 को सॉल्व कर लीजिए, अंदर वाली 2 को सॉल्व कर लीजिए। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा 8, ठीक है, और इसी तरह से 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 24। अच्छा बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 + 3 + 4 तो ये आ जाएगा 2 + 3 + 4, 9 हो गया। फिर पावर पे पावर आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास 9 को आप क्या मल्टीप्लाई करा देंगे तो पावर 9 हो चुकी है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखें अब क्या है हमारे पास, और माइनस की पावर अगर इवन होती है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो 0.1 की पावर 18 पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा ये जो माइनस है ये वाला है तो ये सिंपल सा हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.1 की पावर 18। कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नंबर्स पे डिपेंड करते हैं, 2 पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक ए पार्ट होता है और दूसरा आयोटा बी पार्ट होता है। ये जो आई है इसको आयोटा कहा जाता है। ये जो ए होता है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो हमारे पास आयोटा बी है इसको कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलकर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है जिसको हम z से डिनोट करते हैं, और आई मीन्स होता है आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, यानी कि a + आयोटा की फॉर्म में कुछ ऑर्डर पेयर्स हमें दे दिए गए हैं, उनको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर दे दिया है 1, 2। इसका मतलब 1 क्या है a, ठीक है, यानी कि 1 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a की जगह पे 1 आ जाएगा और b की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि ऑर्डर पेयर जो है हमारे पास a, b कैन बी रिटन इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म a + आयोटा b। अगर किसी नंबर का ऑर्डर पेयर जो है वो a b है तो उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, a + आयोटा b करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा क्या करा, a की जगह पे 1 आ गया है और b की जगह पे क्या आ गया है 2 आ गया है। तो ये इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई 1 + 2 आयोटा। और अगर ये पूछा जाए ये क्या है, ये इसका ऑर्डर पेयर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर है वो 2, 2 है। इसका मतलब a की जगह पे 2 आ जाएगा और b की जगह पे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपने लिख दिया है। 3, 4 a की जगह पे 3 और b की जगह पे 4 आ जाएगा। -1, 1 a की जगह पे भी 1 और b की जगह पे भी क्या आ जाएगा 1। अब देखें b की जगह पे 1 लिखेंगे तो अब पूछा जाए कि आयोटा के साथ कौन सा नंबर है, तो 1 है। इसका मतलब b क्या है 1 है, और a की जगह पे क्या आ गया है -1। a -2 b क्या है 2, a -3 b क्या है 4, a की जगह पे -3 आ गया और b की जगह पे क्या आ गया 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी नंबर को आइडेंटिफाई करना है। जो मैंने आपको पहली वीडियो जो थी उसके अंदर ये बात मैं बता चुका हूँ कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये रियल पार्ट होता है और ये जो पार्ट होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन उसने हमसे क्या पूछे हैं, उसने हमसे रियल पार्ट्स नहीं पूछे, उसने हमसे इमेजिनरी और रियल नंबर्स पूछे हैं। यानी कि जो पार्ट है उसका नंबर क्या है, रियल और इमेजिनरी। ये एक सवाल दे दिया है 1 + 2 आयोटा। तो याद रखें जो a होता है, यानी कि a का जो नंबर हमारे पास होता है उसको कहते हैं हम रियल नंबर। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, z के लेट कर लेते हैं। तो हेयर
रियल नंबर ऑफ जेड, रियल की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है आर ई मीन्स रियल नंबर ऑफ जेड क्या है 1 है, और इमेजिनरी नंबर यानी कि बी क्या है हमारे पास, इमेजिनरी नंबर आई एम इमेजिनरी की शॉर्ट फॉर्म है, इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड इज 2, यानी कि रियल पार्ट इसका 1 है और इमेजिनरी नंबर इसका क्या है 2 है। इसी तरह से 9 आयोटा प्लस 4, सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लें, यानी कि पहले हमारे पास रियल पार्ट आता है, फिर इमेजिनरी यानी कि पहले ए आता है और दूसरी मरतबा में बी आयोटा आता है। तो आयोटा वाली वैल्यू को बाद में लिख लेंगे, पहले हमने किसको लिख लिया है 4 प्लस 9 आयोटा, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा 4 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 9। इसी तरह से ये ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर लेकर आ जाएं, तो ये हम इसको लेकर आ गए -5 प्लस 6 आयोटा, इसको लेट कर लिया है, z के इक्वल ले लिया है, तो रियल पार्ट इसका -5 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 6 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 -1 माइनस आयोटा, z हमारे पास -1 दे दिया है, लेट कर लिया है z के, तो रियल पार्ट रियल हो जाएगा इसमें -1 और इमेजिनरी भी क्या हो जाएगा -1, क्योंकि आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है और माइनस आयोटा मौजूद है तो इसका मतलब -1। यहां पर भी यही करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, सबसे पहले इन साइन को मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आ गया है बीच में, इसका मतलब रियल जो है इसका पार्ट जो है वो -3,4 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 4/5 है। ठीक है, सिंपल सा MCQs में पूछ सकता है, MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। इसी तरह से यहाँ पे पहले हम 1 लिखेंगे और फिर आयोटा की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि पहले ए आएगा फिर आयोटा बी आएगा, तो हमने पहले रियल पार्ट को लिख दिया है फिर इमेजिनरी पार्ट को लिख दिया है, रियल पार्ट -1 के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कॉन्जुगेट मालूम करना है, कॉन्जुगेट होता क्या है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये नंबर दे दिया है हमारे पास 3 + 2 आयोटा, सबसे पहले आपको इसको लेट कर लेना है, जिस तरह से रूट होता है जिस तरह से स्क्वायर होता है उसी तरह से कॉन्जुगेट होता है, तो टेकिंग कॉन्जुगेट हम बोथ साइड पे ले लेंगे, ये कॉन्जुगेट का साइन है, इस तरह से ऊपर एक बार आ जाता है। अच्छा, कॉन्जुगेट जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे से हटता है तो ये जो बीच की साइन है यानी कि प्लस जो है इसकी जगह हम साइन चेंज कर देते हैं, ये कॉन्जुगेट कहलाता है सिंपली, यानी कि 3 + 2 आयोटा है ये हो जाएगा 3 - 2 आयोटा, ये सिंपल सी कॉन्जुगेट निकालने का तरीकेकार होता है। 4,9 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करें इसको, सबसे पहले इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि z के इक्वल ले लेंगे, ये पहली वैल्यू a है, दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास b है, यानी कि 4 + 9 आयोटा, टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बोथ साइड पे ले लेंगे, कॉन्जुगेट का साइन आ गया। अच्छा, कॉन्जुगेट हटता है तो ये प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, रेड से मैंने शो कर दिया है ताकि आपको पता रहे कि क्या चेंजिंग हुई है। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, याद रखिएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ऑर्डर दिया हुआ है, सबसे पहले इसको z के इक्वल लेकर -1 प्लस आयोटा, क्योंकि b जो है वो 1 है, टेकिंग कॉन्जुगेट तो प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, कॉन्जुगेट का साइन हटाएंगे तो आप क्या लगा देंगे प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे। इसी तरह से 1 - आयोटा है, z के इक्वल ले लेते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट तो माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज होगा, रियल का साइन चेंज नहीं होता, तो माइनस की जगह पे क्या आ गया है प्लस आ गया है। इसी तरह से एक और सवाल मौजूद है, सबसे पहले इसको z के इक्वल ले लेते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब कॉन्जुगेट लेंगे क्योंकि 2 माइनस मौजूद थे, टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ले लिया तो प्लस की जगह पे क्या आ गया माइनस आ गया, सिंपल सा इसका कॉन्जुगेट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं, लेट कर लेते हैं इसको, 1 को पहले लिख लेंगे, यानी कि रियल पार्ट पहले लिखा जाता है याद रखें, फिर इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है, यानी कि a + b आयोटा या आयोटा b की फॉर्म में इसको लिखते हैं हम। टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये साइन जो है प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, वेरीफाई डेट z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालना है, वो z आएगा, इसका मतलब ये है कि देखें ये z है, पहले आपको इसका एक दफ़ा कॉन्जुगेट निकाल लेना है और फिर दोबारा इसका कॉन्जुगेट निकालना है,
तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, z के ही इक्वल होता है। वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हमें सवाल दे दिया है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। रियल पार्ट इसका 4/7 है, इमेजिनरी पार्ट इसका 9/10 है। सबसे पहले सॉल्यूशन लेट कर लेंगे। कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो कॉन्जुगेट हमने दोनों जानिब ले लेना है। अच्छा देखें, ये जो साइन होता है ऊपर, ये कॉन्जुगेट का होता है, जो ऊपर लाइन आपको नज़र आ रही है, और ये लाइन हटती है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। इसे ही कॉन्जुगेट कहते हैं। क्योंकि हमें तो 2 बार कॉन्जुगेट लेना है, तो अगेन कॉन्जुगेट, और ये कॉन्जुगेट हटेगा तो साइन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, जब आपने इसका कॉन्जुगेट निकाल लिया तो ये चीज़ जो है ये वही है जो आपने वहाँ पे लेट की थी, ये मौजूद है। इसका मतलब z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, z के ही इक्वल होता है, यानी कि वही सवाल के इक्वल हो जाता है। यानी कि अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ इसका बेटा कॉन्जुगेट निकालो, तो आप प्लस की जगह पे क्या लगा दोगे, माइनस। मैं बोलूँ दोबारा निकालो तो माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब वहीं चले जाओगे जहाँ मौजूद थे। तो ये वेरीफाई हो गई कि z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, z के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन, सवाल दोबारा उतार लेंगे, z के इक्वल ले लेंगे। टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ले लिया है हमने, तो ये साइन हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अगेन कॉन्जुगेट, और माइनस की जगह दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब ये वापस किसके इक्वल आ गया, z के इक्वल आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया, z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, z के। अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन दोबारा सवाल उतार लेंगे, लेट कर लेंगे, z के इक्वल ले लिया है। टेकिंग कॉन्जुगेट, अच्छा कॉन्जुगेट का साइन हटेगा, माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये रेड से इसी वजह से शो किया है ताकि आपको याद रहे कि हमने साइन चेंज किया है। अगेन कॉन्जुगेट, अब ये प्लस था, माइनस इस कॉन्जुगेट की वजह से प्लस की जगह पे दोबारा क्या आ जाएगा, माइनस। अब ये और ये क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, वापस z के ही इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल दोबारा उतार लेंगे, लेट कर लिया है z के। टेकिंग कॉन्जुगेट, फिर कॉन्जुगेट जब लेते हैं साइन चेंज कर देते हैं। अगेन कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये माइनस की जगह दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि वही z के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, और ये माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया है। साथ में 3 से 3 क्या हो रहा है, कैंसिल। तो बेटा इस 3 से ये 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये 3 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, वापस 3 आ जाएगा, यानी कि 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। टेकिंग कॉन्जुगेट, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अगेन कॉन्जुगेट, तो ये माइनस की जगह पे दोबारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, z के होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन, लेट कर लेना है, z के इक्वल ले लिया है। टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का साइन हटेगा तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, और फिर दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस की जगह पे दोबारा प्लस आ जाएगा। तो ये भी वेरीफाइड हो गया है, z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, z के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, याद रखें कि यहाँ पे हमें क्या करना है, x + y आयोटा - 5 + 5 आयोटा। तो ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के इक्वल होता है, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। सॉल्यूशन, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, -5 के, और y किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। सिंपल सा, तो x y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार लिया। x² = 16/9, यानी कि रियल पार्ट के इक्वल हो गया है, और y² = 9/25। लेकिन हमें x² नहीं निकालना है, हमें x फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। इसी तरह से √16 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए। √16 जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 4 के इक्वल होता है। कैसे, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि 4 ×
4 ये पेयर बन गया, और रूट के अंदर जब पेयर बन जाता है तो वो किसके इक्वल आ जाता है, रूट से बाहर आ जाता है। तो अंडर रूट 16 4 के इक्वल होता है। इसी तरह से अंडर रूट 9 भी, अंडर रूट 9 से मुराद जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो अंडर रूट 9 3 के इक्वल आ जाएगा। और अंडर रूट 25 किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल हो जाएगा। प्लस माइनस, जब भी रूट में वैल्यू लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, याद रखें। जब रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं नंबर के साथ। तो अंडर रूट 16 4 के इक्वल आ गया, और अंडर रूट 9 3 के इक्वल आ गया। अंडर रूट 9 3 के इक्वल, इधर 3 लिख लीजिए, यहाँ 3 आएगा। यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया क्योंकि अंडर रूट 9 3 के इक्वल होता है, और अंडर रूट 25 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 121 के, और एक्स अपॉन 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 9/5 के। यानी कि रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल ले लेंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121, एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 9/5। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वाई स्क्वायर वाली वैल्यू पे ले लेंगे, इस पे तो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो वाई इक्वल आ गया प्लस माइनस 11, क्योंकि अंडर रूट 21 किसके इक्वल होता है, 11 के इक्वल होता है। 3 डिवाइड हो रहा था, दूसरी जानिब जाके मल्टीप्लाई, 9 3 27, 27/5 के आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। अंडर रूट 5/3 एक्स माइनस 3 अंडर रूट 2 वाई। सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार लिया है। तो x यानी कि रियल पार्ट कंपोनेंट को रियल पार्ट के इक्वल ले लेंगे, यानी कि अंडर रूट 5/3 एक्स इज इक्वल टू 6/√3 अंडर रूट 2। इसी तरह से 3/√2 इज इक्वल टू 2/√9 के इक्वल हो जाएगा। 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा, और अंडर रूट 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 18 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज़ को एक ही रूट के अंदर लिख देंगे। इसी तरह से इन दोनों वैल्यूज़ को भी एक ही रूट में लिख देंगे। अगर अलग अलग रूट के अंदर वैल्यू मौजूद हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो एक ही रूट में लिख देते हैं। ये हो जाएगा 18√3/10 आयोटा। यहाँ पेयर बन के 2 बाहर आ गया है, और जब रूट के अंदर दो वैल्यूज़ पेयर बन जाती हैं तो वो रूट से क्या आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। एक 2 पहले से मौजूद था, ये हो जाएगा 4/-27। और इसी तरह से ये वही है जो ऊपर मौजूद था। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, a प्लस आयोटा b। तो ये जो पार्ट होता है इसका रियल कहलाता है, और ये पार्ट जो होता है इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, और ये आयोटा होता है। अगर इसका ऑर्डर पेयर बनाया जाए तो ऑर्डर पेयर किस तरह से बनता है, a, b। इसी तरह से आप एक और नंबर बना सकते हैं, c प्लस आयोटा d। ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकती है। तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो c, d बनेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर वो ऑर्डर पेयर में हो या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, ऐड करना चाहता हूँ तो होगा क्या, a, b प्लस c, d। तो a में c ऐड हो जाएगा, इसी तरह से b में d ऐड हो जाएगा। तो a प्लस c, b प्लस d। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पर आपने प्लस लगाया था वहाँ पे सिंपल माइनस लगा देना है। तो ये माइनस का फार्मूला बन जाएगा, a माइनस सी, b माइनस डी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, सबसे पहले आप a को c से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसी तरह से b को d में, और बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। इसी तरह से a को d से मल्टीप्लाई कराया जाएगा प्लस, और b को c से। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं और वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका फार्मूला ये होता है, सबसे पहले आप a को c से मल्टीप्लाई कराएंगे और उसमें b d ऐड कर देंगे, नीचे c² d² आ जाएगा। इसी तरह से b को c से मल्टीप्लाई कराएंगे
और ए को डी से और नीचे क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 के। यहाँ पे हमें दो नंबर दे दिए गए हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको ऐड करना है। सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार देंगे, फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी बराबर होता है ए प्लस सी बी प्लस डी। तो यहाँ पे हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, ए क्या है 3 और सी क्या है 9, तो ए हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 प्लस 9। ए क्या था हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपेयर कर लें। ए क्या है, ए हमारे पास 3 है, इसी तरह से बी सी जो है हमारे पास, बी जो है वो 2 है, सी जो है वो 9 है और इसी तरह से डी जो है वो 3 है। तो ए प्लस सी, तो ए हमारे पास क्या है 3 और सी क्या है हमारे पास 9, तो 3 प्लस 9। इसी तरह से बी हमारे पास क्या है 2 और डी हमारे पास क्या है 3, तो इनको ऐड कर देंगे तो 3 प्लस 9 12 हो जाएगा। इसी तरह से 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा हमने क्या कर दिया है, नंबर्स को ऐड कर दिया है। एक और सवाल को डिस्कस करते हैं, ये फ्रिक्शन फॉर्म में मौजूद है। सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार लेंगे, फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ए जो है वो 3/2 है, बी जो है वो 2/3 है, ए जो है सी जो है वो 2/3 है और डी जो है 3/2 है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, ए की जगह ए की वैल्यू लिख देनी है। ए क्या है 3/2, सी क्या है, सी हमारे पास 2/3 है, दोनों को ऐड कर लिया हमने। इसी तरह से बी क्या है हमारे पास 2/3 और डी क्या है, डी हमारे पास क्या मौजूद है 3/2। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको दो नंबर अगर फ्रिक्शन की फॉर्म में हो तो एलसीएम लेना सिखाया था, दोबारा देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है ए बी प्लस सी अपॉन डी, तो आपको करना क्या है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कराएं सिंपल सा, यानी कि बी डी, और डी ए से मल्टीप्लाई होगा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, सिंपल है, ये जहन में बिठा लीजिए। कोई से भी नंबर्स आपके सामने मौजूद हो आप सिंपल सा ऐसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जैसे कि ये नंबर यहाँ मौजूद हैं, इनको भी करके देख लेते हैं। 3/2 प्लस 2/3। अब आप क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 को 3 से या 3 को 2 से ये 6 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 9 हो जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 हो जाएगा। तो 9/4 आएगा, याद रखिएगा ये। तो यहाँ पे हमने यही करा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया 9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया 4 और 3 2 ज़ा 6। इसी तरह से यहाँ भी यही हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 6 और क्या करा देंगे, 2 को 2 से 4 और 3 को 3 से 9, तो ये हो जाएगा 13/6 और ये भी क्या आ जाएगा 13/6। ये सिंपल सा इसको हमने ऐड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल हमारे पास इसमें माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगेगा। सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार दिया है, सब्ट्रैक्शन का फार्मूला आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ए क्या है, ए की जगह पे 15 आ जाएगा, बी की जगह पे 12, सी की जगह पे 10 और डी की जगह पे -9 पुट कर देते हैं। जी, ए की जगह पे क्या आ गया है 15, सी की जगह पे क्या आ गया है 10, बी की जगह पे आ गया है 12 और इसी तरह से डी की जगह पे क्या आ गया है -9। पहले भी माइनस मौजूद था और -9 था, तो ब्रैकेट में लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 में से 10 माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 15 में से 10 माइनस करा 5 आ जाएगा और 12 प्लस 9 क्या हो जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रिक्शन की फॉर्म में है और बीच में माइनस है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगेगा।
सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार देंगे और यहाँ जो फार्मूला लग रहा है वो माइनस का लग रहा है। ए किसके इक्वल है 4/5, बी किसके इक्वल है 8/15 के, सी किसके इक्वल है 4/5 और डी किसके इक्वल है 6/10 के। अब क्या करेंगे, ए की जगह पे ए लिख दिया 4/5, बी सी की जगह पे सी लिख दिया 4/5, माइनस की वैल्यू प्लस से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, कैंसिल कर देते हैं, माइनस की वैल्यू प्लस से कैंसिल आउट हो रही है। यहाँ एलसीएम ले लेंगे क्योंकि बी की जगह पे क्या आ जाएगा 8/15 और डी की जगह पे क्या आ गया है 6/10। 15 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 150 हो जाएगा, 10 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 80 हो जाएगा, 15 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 90 आ जाएगा, सिंपल सा। 80 में से 90 माइनस करें, -10/50, 0 से 0 कैंसिल आउट या 10 के टेबल से कैंसिल आउट कर दें। 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स आता है और 150 15 टाइम्स आता है, तो ये आ जाएगा 1/15 माइनस का। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान ना प्लस मौजूद है ना माइनस मौजूद है, इसका मतलब ना प्लस का फार्मूला लगेगा ना माइनस का फार्मूला लगेगा, कुछ मौजूद नहीं है, इसका मतलब दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाएंगे और मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्या होता है, ए बी सी कॉमा डी बराबर होता है ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी। तो ए किसके इक्वल है 1 के और बी किसके इक्वल है 2 के, सी किसके इक्वल है 1 के, डी किसके इक्वल है -2 के। तो हमने ए की जगह पे क्या लिख दिया है 1, सी की जगह पे क्या लिख दिया है 1, बी की जगह पे क्या लिख दिया है 2, डी की जगह पे क्या लिख दिया है -2। इसी तरह से ए की जगह पे क्या आ गया 1, डी की जगह पे -2, बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 आ जाएगा। इसी तरह से -2 + 2, -2 + 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कैंसिल कर दिया हमने, -2 + 2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ 0 आ जाएगा और 1 + 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये सिंपल सा हमने मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगा के मालूम कर लिया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लग रहा है, दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगा दिया, बता देते हैं यहाँ पे कि ए किसके इक्वल है, ए 4 के इक्वल है, बी -5 के इक्वल है, सी 5 के इक्वल है और डी किसके इक्वल है -4 के। तो यहाँ लिख भी देते हैं, ए की जगह पे 4 आ गया, सी की जगह पे 5, बी की जगह पे -4, डी की जगह पे -4 और बी की जगह पे -5, ए की जगह पे 4, डी की जगह पे -4, बी की जगह पे -5 और सी की जगह पे 5। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कराया 20 हो जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराया 20 हो जाएगा। इसी तरह से 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराया -16, -5 को 5 से मल्टीप्लाई कराया 25। नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 आ जाएगा। तो सिंपल सा आंसर क्या आ गया हमारा 0, -41, क्योंकि -16 + -25 किसके बराबर होता है, -41 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में जो है डिवाइड का साइन बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे डिवीजन का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे हम बता देते हैं कि ए किसके इक्वल है 3 के, बी किसके इक्वल है -7 के, सी किसके इक्वल है 3 के, डी किसके इक्वल है डी किसके इक्वल है 2 के। अब पुट कर देते हैं, ए की जगह पे 3 आ गया, इसी तरह से सी की जगह पे भी क्या आ गया है 3 आ गया है, बी की जगह पे -7, डी की जगह पे 2 आ जाएगा। इसी तरह से बी की जगह पे -7, सी की जगह पे 3 आ जाएगा, ए की जगह पे 3 आ जाएगा और डी की जगह पे 2 और नीचे सी की जगह पे सी की वैल्यू 3 का स्क्वायर, डी की जगह पे डी की वैल्यू 2 का स्क्वायर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9, -7 को 2 से मल्टीप्लाई करा 14, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा 21, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 - 14 क्या हो जाएगा हमारे पास -5 आ जाएगा, -21 -6 -27 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सवाल दे दिया गया है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और a + आयोटा b की फॉर्म के अंदर लिखना है। -1 + आयोटा को हमने a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रैशनलाइजेशन कर लेंगे।
रैशनलाइजेशन क्या होती है कि हम नीचे जो वैल्यू होती है उसी से उसका साइन चेंज कर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। कैसे देखते हैं यहाँ पर, देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। नीचे अगर वैल्यू थी 1 प्लस आयोटा बी तो नीचे का साइन चेंज कर देंगे, यानी कि उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे और उसको उस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। ये देखें, क्योंकि हमें आयोटा जो है वो ऊपर की जानिब शिफ्ट करना है, रैशनलाइजेशन के बगैर ये काम होगा नहीं। तो हमने क्या करा, नीचे जो भी वैल्यू थी उसके जो सेंटर का साइन था उसको चेंज करा, जिसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। साइन चेंज कर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। अच्छा, जब हम 1 माइनस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा और इन दोनों के ब्रैकेट क्या बन गए हैं, अलग अलग बन गए हैं। अब क्या करते हैं, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और -1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। नीचे फार्मूला लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी का, बता देते हैं हम a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे नीचे फार्मूला लगा देंगे और ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे क्या लग जाएगा फार्मूला, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी के फार्मूले की कंडीशन यहाँ पे लग रही है, यानी कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और अगर आप स्क्वायर इधर लगाना चाहें तो स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये भी याद कर लें आपके, आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। इस तरह से आप इसको साइड में भी लिख दें ताकि आपको याद रहे कि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो आयोटा के स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। हमने 1 के नीचे अलग लिख देना है, इसको आयोटा के नीचे अलग लिख देना है। तो ये जो हमारी कंडीशन है इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। a क्या है यहाँ पे -1/2 और b क्या है यहाँ पर 1/2 और आयोटा अपनी जगह पर मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस सवाल को हमने a + आयोटा b की फॉर्म के अंदर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1 + आयोटा की पावर 4। अब देखें पावर 4 का तो फार्मूला होता नहीं है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे स्क्वायर का, यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर इसको लिख देते हैं। कैसे, इस तरह से, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर। अब स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। a क्या है यहाँ पे 1 है, बता दीजिए यहाँ पे a क्या है, हमारे पास 1 है। कैसे बताएंगे, a 1 के इक्वल है और b किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल है। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास a की जगह पे 1 आ जाएगा और b की जगह पे आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 2a 1 आ गया, b क्या है, आयोटा है और आयोटा का स्क्वायर। और ये स्क्वायर कहाँ से आया, ये जो ऊपर मौजूद था। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, हम यहाँ भी बता चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, माइनस का 1 + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर, अब 2 आयोटा बचा है, सिर्फ 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, -4। अब ये सवाल a + आयोटा b की फॉर्म में तो नहीं है। देखें यहाँ पे -4 आया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -4। अब b की तो वैल्यू ही नहीं है, b की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब b क्या है, हमारे पास 0 है, 0 आयोटा, ठीक है। आयोटा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब वही -4 है। अगर हमसे कोई पूछे इसका रियल पार्ट क्या है, -4 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, क्योंकि इधर b मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 1/1 + आयोटा का स्क्वायर दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, 1 पे स्क्वायर अलग कर लेते हैं, 1 + आयोटा पे स्क्वायर अलग कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, 1 + आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, नीचे हमने फार्मूला लगा दिया, क्योंकि a किसके इक्वल है 1 के, b किसके इक्वल है आयोटा के। तो a की जगह पे 1 आ गया, b की जगह पे आयोटा आ गया, b की जगह पे आयोटा आ गया। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करा 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। मैं पहले भी बता चुका हूँ और याद भी रखें आप कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर = -1। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है।
अच्छा जी, अब क्या करा हमने, माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस का 1 माइनस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 आयोटा बचा। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमें जो अपना आंसर लिखना है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये फॉर्म होनी चाहिए a प्लस आयोटा b, यानी कि आयोटा ऊपर मौजूद होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। अब आयोटा नीचे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इधर b आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और 2 आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, 2 अपनी जगह पे रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, और ये हो जाएगा आयोटा -2। ये इसका सिंपल सा आंसर आ गया है। अब इसको, अब इधर a हमारे पास क्या है, अब a क्या है इसके अंदर, देखें a नहीं है तो इसका मतलब 0 है, ठीक है, यानी कि रियल पार्ट इसका 0 है, और b हमारे पास क्या है, -1/2, ठीक है, और ये आयोटा अपनी जगह पे मौजूद है। ये हमने उस फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में उसने लिखने के लिए कहा था, लेकिन आप आंसर यहाँ पर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें 1 प्लस आयोटा की पावर 8 दे दी गई है। अब 8 पावर का तो कोई फार्मूला नहीं होता है, तो हम इसको लिख देंगे 2 की फॉर्म में, यानी कि 2 की पावर 4, यानी कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो हमने पावर को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a किसके बराबर है, 1 के, b किसके बराबर है, आयोटा के, यानी कि a की जगह पे 1 आ जाएगा और b की जगह पे आयोटा। तो a की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, 1, और इसी तरह से b की जगह पे क्या लिख दिया है, आयोटा। तो a यानी कि 1 का स्क्वायर, a की जगह पे 1 आ जाएगा, b की जगह पे आयोटा आ गया, और b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ पे हम बता भी देते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ताकि हमें याद रहे कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह सिंपल सा हमने क्या लगा दिया है, -1। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, 2 आयोटा, 2 की पावर 4 बराबर होती है 16, और आयोटा की पावर 4। इसी तरह से आयोटा की पावर 4 भी हम क्या बना देंगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिंपल सा क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 16 हो जाए। अब इसको उन्होंने बोला था कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब इसमें a तो मौजूद ही नहीं है, a मौजूद है लेकिन b मौजूद नहीं है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 16 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 0 आयोटा। तो ये सिंपल क्या हो गया है, 16 प्लस 0 आयोटा। आगे की जानिब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें z1 की वैल्यू दे दी है -4 प्लस 6 आयोटा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें z1 की वैल्यू दे दी है -4 प्लस 6 आयोटा। इसी तरह से z2 की वैल्यू दे दी है 2 1/2 -2 आयोटा। इसको कन्वर्ट कर देंगे हम। कन्वर्ट का तरीका क्या होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4, और 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5, यानी कि ये आ जाएगा 5/2, और -2 आयोटा अपनी जगह पे आ गया। वेरीफाई क्या करना है, इसका पहला जो पार्ट है उसके अंदर हमें वेरीफाई करना है कि z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इक्वल होता है z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट। सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार दिया है। टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, z1 प्लस z2। हमने z1 की वैल्यू लिख दी, z1 की वैल्यू क्या थी, -4 प्लस 6 आयोटा। इसी तरह से z2 की वैल्यू क्या थी, 5/2 -2 आयोटा। अब क्या करेंगे, हम नंबर एक जगह पर लिख देंगे और आयोटा की वैल्यूज़ एक जगह पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 5/2, और इसी तरह से 6 आयोटा -2 आयोटा।
अच्छा, यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का मेथड अब मैंने आपको सिखाया था। देखें 4 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 सपोज कर लें, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। अब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 2 आ जाएगा। फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा। देख लीजिए 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई कराया -8 आ गया। इसी तरह से 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई कराया तो 5 एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। 6 आयोटा में से -2 आयोटा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आयोटा। -8 + 5 हमारे पास आ जाएगा -3/2 और 4 आयोटा अपनी जगह पर मौजूद है। ये हमने निकाल लिया है Z1 + Z2। अब निकालेंगे हम इसका कॉन्जुगेट। टेकिंग कॉन्जुगेट, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस की साइन की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जब भी हम किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। सर ये इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, एक दफ़ा रिपीट कर दें। जो आयोटा वाली वैल्यू जो होती है उसको इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। तो आप क्या करेंगे कि जो आयोटा वाली वैल्यू होगी उसका क्या कर देंगे, आप साइन चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा -3/2 -4 आयोटा। टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, Z1 का कॉन्जुगेट + Z2 का कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। देखें हमने Z1 की वैल्यू लिखी है उसके ऊपर कॉन्जुगेट, इसी तरह से Z2 की वैल्यू लिखी है उसके ऊपर कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 + -6 आयोटा हो जाएगा। साइन ये चेंज हो जाएगा और ये वाला भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर भी प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया है, यहाँ माइनस की जगह पे प्लस लगा दिया है। यही कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि हम आयोटा वाली वैल्यू के साथ साइन चेंज कर देते हैं। अब नंबर्स को एक जगह पे कर लेते हैं। अब जिस तरह से वहाँ पर हमने एलसीएम लिया था, हमने 1 सपोज किया था, क्योंकि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेने का तरीका दोबारा सुन लीजिए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2, और 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। इसी तरह से 1 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें ये कुछ इसी तरीके से एलसीएम है। यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ। 4/b + c/d। आपको ये अगर सॉल्व करना है तो इसका सिंपल सा तरीक़ेकार ये है कि आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करा दें या अल्फ़ाबेट्स को मल्टीप्लाई करा दें, BD, और D A से मल्टीप्लाई हो जाएगा AD, और इसी तरह से BC से मल्टीप्लाई हो जाएगा BC। ये मेथड याद रख लें, इंशाल्लाह हमेशा आपके काम आएगा। लेकिन 2 वैल्यूज़ का एलसीएम निकालना है तो ये मेथड आप यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 4 से मल्टीप्लाई कराया है -8, और इसी तरह से 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5 आ जाएगा। -6 आयोटा + 2 आयोटा -4 आयोटा के इक्वल होता है। -8 + 5 क्या आ जाएगा, -3/2 -4 आयोटा। यहाँ पर देख लें दोनों साइडें क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। यहाँ पर जो ये साइड है, ठीक है, और ये साइड जो है, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब वेरीफाई हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पर बता देंगे हमारा आंसर क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हमने पिछला सवाल किया था उसमें माइनस, यहाँ पे माइनस है, उधर प्लस था, बस यही चेंजिंग है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, Z1 - Z2 का कॉन्जुगेट। आप क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू लिख दी आपने, माइनस लगा दिया, Z2 की वैल्यू लिख दी। हमेशा याद रखें जब भी माइनस के बराबर में 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ लिखें, ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि उस माइनस को आपको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। प्लस होता है तो इशू नहीं होता क्योंकि साइन चेंज नहीं होती, लेकिन माइनस में करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। सिंपल सा क्या कर दिया है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। नंबर्स को एक जगह कर लेते हैं। -4 -5/2 एक जगह लिख देंगे और आयोटा की वैल्यूज़ एक जगह लिख देंगे। अब क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये नीचे आ जाएगा हमारे पास 2, और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा -8, और 1 5 से मल्टीप्लाई होगा -5। 6 आयोटा + 2 आयोटा क्या हो जाएगा, 8 आयोटा। -8 -5 आ जाएगा -13/2, और इसी तरह से 8 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, Z1 - Z2 आ गया। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट। तो ये जो आयोटा के साथ जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -13/2 -2 आयोटा।
अब हम राइट हैंड साइड की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, Z1 का कॉन्जुगेट निकालना है माइनस Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू लिख के उस पर कॉन्जुगेट का साइन लगा दिया है, Z2 की वैल्यू लिख के उसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लगा दिया है। सबसे पहले कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। प्लस की जगह पे क्या आ गया माइनस, माइनस की जगह पे क्या आ गया प्लस। अब ये जो माइनस है दो वैल्यूज़ हैं इसके बराबर में, तो इस माइनस को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। प्लस होता था तो इतना इशू नहीं होता था, लेकिन याद रखें जब भी दो वैल्यूज़ के बराबर में माइनस होगा तो उस ब्रैकेट को, उन वैल्यूज़ को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। नंबर्स को एक जगह पर लिख दिया है, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, और 1 5 से मल्टीप्लाई होगा 5। तो -8 - 5 क्या आ जाएगा, -13/2, और 8 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये तो दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये इक्वल आ रहा है Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल आ रहा है Z1 - Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये वेरीफाइड हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, Z1 - Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 - Z2 के कॉन्जुगेट के। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में Z1 जो है 1 प्लस आयोटा दे दिया है और Z2 जो है वो 1 माइनस आयोटा दे दिया है। इसका पार्ट 1 जो है उसमें Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका कॉन्जुगेट निकालना है। फिर Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट हमें निकालना है। सबसे पहले हम Z1 मल्टीप्लाई Z2 निकाल लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे जो हमारे पास मेथड है, सबसे पहले हम 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर आयोटा को। देखें हमने 1 को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दिया और आयोटा को। सिंपल सी ये कैलकुलेशन से आप काम कर सकते हैं। अच्छा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कराया आयोटा। तो ये आ गया 1 और ये आ गया आयोटा। और आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये आप अपने जहन में बिठा लें, यहाँ लिख भी लें। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया -1, और इसी तरह से माइनस आयोटा प्लस आयोटा से क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है। तो ये आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 + 1 क्या होता है 2 के इक्वल होता है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, Z1 Z2 इक्वल है 2 के। इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब कॉन्जुगेट कैसे लें, देखें ये जो हमारे पास वैल्यू थी Z1 Z2 जो हमने निकाला वो 2 के इक्वल आ रहा था। तो इसमें ये सिर्फ रियल पार्ट था, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा जो था वो तो कैंसिल आउट हो गया था। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि Z1 Z2 इक्वल है 2 + 0 आयोटा के। तो यहाँ पे हमने ले लिया है कि Z1 + Z2 इक्वल है 2 तो मौजूद है, और 0 आयोटा क्या आ गया, इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब जब कॉन्जुगेट लेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और वापस किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से हम इसकी अब साइड लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। अच्छा जी, ये Z1 का आ गया है, ये प्लस है, इसकी जगह माइनस आ जाएगा। इसी तरह से ये माइनस है, इसकी जगह पे प्लस आ जाएगा। वही मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करते हैं। 1 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे ब्रैकेट को, फिर माइनस आयोटा से। 1 को मल्टीप्लाई करा दिया 1 + आयोटा से, और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करा दिया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कराया आयोटा, -1 को मल्टीप्लाई करवाया, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कराया 1 से माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से कराया तो माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। माइनस माइनस प्लस 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ये जो आंसर है ये इक्वल आ रहा है इसके। तो इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड क्या आ गई। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे Z1 अपॉन Z2। Z1 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। देखें इस तरह के सवाल हमने इसके पार्ट 2 में डिस्कस करे थे। अगर इस तरह फ्रिक्शन में वैल्यूज़ आ जाएँ तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज कर कर मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ये जो नीचे जो वैल्यू थी 1 माइनस आयोटा, इसको कर देंगे 1 प्लस आयोटा। तो इससे मल्टीप्लाई करवा दिया और ये डिवाइड करवा दिया। इसको अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, इसको अलग ब्रैकेट में, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में आ गया, ये एक ब्रैकेट में। इसी तरह से 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला होता है हमारे, और वो फार्मूला होता है यहाँ पर हम लिख लेते हैं a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये सिंपल सा फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पर a क्या है 1, b क्या है माइनस आयोटा। तो लगा देते हैं यहाँ पे फार्मूला। और ऊपर क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। एक दफ़ा 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देंगे और एक दफ़ा आयोटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हो जाएगा 1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, 1 प्लस आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो ये इससे मल्टीप्लाई। इसी तरह से नीचे फार्मूला लग गया है, a क्या था 1 और b क्या था आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देख लीजिए किस तरह से हुआ है। देखें आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर का माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। फिर क्या है हमारे पास 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर आयोटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगा दिया -1। -1 जो है वो +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -1 हम क्या कर देंगे, +1 -1 से कैंसिल आउट हो गया। तो ये बचा 2 आयोटा अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया सिंपल सा आयोटा। अब हम इसका क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब इसमें रियल पार्ट जो है, कॉन्जुगेट लेने से पहले इसमें रियल पार्ट जो है वो तो 0 है, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा है, सिंपल सा। तो अब क्या होगा हमारे पास, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या आ गया माइनस आयोटा आ गया। अब इसकी हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट। तो हम क्या निकाल लेंगे, इन दोनों के कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। Z1 क्या था 1 प्लस आयोटा, फिर उसके ऊपर कॉन्जुगेट। Z2 क्या था 1 माइनस आयोटा, फिर उस पर कॉन्जुगेट। ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह पे प्लस। अभी हमने बात डिस्कस करी थी कि अगर फ्रिक्शन फॉर्म में नीचे आयोटा मौजूद हो तो हम उसकी क्या करा देंगे, 1 प्लस आयोटा मौजूद है तो उसकी रैशनलाइजेशन करा देंगे, यानी कि बीच का साइन चेंज कर कर मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, यानी कि मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 1 माइनस आयोटा। ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ये डिवाइड करवा दिया, ये एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। इसको इन दोनों को अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, इन दोनों को अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। नीचे हमारे पास फार्मूला लग रहा है, और कौन सा फार्मूला लग रहा है, देखें नीचे फार्मूला लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पे सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे पास। देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है, याद रखें a प्लस बी, और इसी तरह से a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे एज इट इज़ ये फार्मूला लग जाएगा, और ये एक दफ़ा 1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक दफ़ा आयोटा को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया है और एक दफ़ा माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दिया है, और ये ब्रैकेट ऐसे ही आ गए हैं। इसी तरह से नीचे क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, याद रखें आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के।
तो अब आपका सवाल होगा कि ये +1 कैसे हुआ। देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ एक्सप्लेन करके। ये माइनस था और जब आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने -1 लगाया तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस वजह से हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया है, इधर प्लस लिख दिया है। अगर आप चाहें तो ये भी इधर स्टेप ऐड कर सकते हैं। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा -2 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस हो गया है। इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 आयोटा अपॉन 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जिस तरह से ये 1 इस 1 से कैंसिल आउट हुआ था, इसी तरह से ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। एक वैल्यू प्लस की थी, ये माइनस की थी, कैंसिल हुई, और ये फ्रिक्शन में 2 वैल्यूज़ थी, ये आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब क्या आ गया है, माइनस आयोटा आ गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ़्ट हैंड साइड के। तो ये वेरीफाई हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं।